नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में बात उत्तराखंड की होगी। उत्तराखंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस रितु बाहरी का नाम आगे बढ़ाया। नैनीताल हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का पद खाली है। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद के लिए जस्टिस रितु बाहरी का नाम रिकमेंड किया है। चमोली से खबर, यहां सिगड़ी नाले में बनी झील से निचले इलाकों को कोई खतरा नहीं है और झील से पानी का रिसाव भी शुरू हो चुका है। एसडीआरएफ और वन विभाग की टीम ने पूरे इलाके का सर्वे किया और वहां जाकर देखा कि झील से पानी का रिसाव हो रहा है या नहीं, लिहाजा यहां बड़ी झील बनने की संभावना नहीं है। सर्वे टीम का कहना है कि बारिश और बर्फबारी के बाद जैसे जैसे पानी बढ़ेगा झील का रिसाव तेज हो जाएगा, लिहाजा इस झील से किसी को कोई खतरा नहीं। देहरादून में फूड सेफ्टी विभाग ने आज बड़ी कार्रवाई की। एक बड़ी और नामी A1 डेयरी पर छापेमारी हुई। 600 किलो से ज्यादा पनीर, नकली पनीर बरामद किया गया है। डेयरी मालिक शादाब इस नकली पनीर को यूपी के रामपुर से खरीद कर लाता था, फिर देहरादून में बेच रहा था। लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद आज फूड सेफ्टी विभाग ने ये कार्रवाई की है। दून की A1 डेयरी से कई मिठाई की दुकानों और छोटी डेयरीज पर पनीर की सप्लाई होती थी, लिहाजा माना जा रहा है कि कई जगहों पर यह सप्लाई होती होगी। त्योहारी सीजन में धड़ल्ले से नकली पनीर, नकली मावे की सप्लाई होती है। ये भी 4-5 कुंटल के तकरीबन। अच्छा, तो कितने रुपए किलो आपको मिल रहा था? ये 240 रुपये। 240 रुपये किलो। तो आपने कहीं पूछा नहीं कि इतना सस्ता? बस सर, हर कोई सस्ते के चक्कर में ही रहेगा, क्योंकि सस्ता मिल जाएगा। तो कहाँ बेचते हो इसे? तो सर कैमरे पे ना लो इस बात को, तो अलग मैंने इनको बता दिया है। कहाँ वैसे देहरादून में बेचते हो या कहीं और बेचते हो? ये हनुमान चौक साइड जाता है। इस अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इनके बारे में बहुत समय से हमारे पास एक शिकायत भी थी और हमारा जो इनपुट्स हैं हमारे पास जो आई हुई थी, उसके आधार पे हमें कई दिनों से इनकी रेकी कर रहे थे, तो ये हमें पता लगा और आज जो शिकायत भी थी और जो रेकी हमने की वो आज सही प्रूफ हो गई है। ये आपके सामने है। कितना सामान पकड़ा गया है सर आज? ये अबाउट 6 क्विंटल के। नैनीताल के जोलीकोट में अवैध मदरसे पर धामी सरकार का बुलडोजर गरजा है। आज सुबह प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर यहां पहुंची, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। मदरसे के साथ यहां अवैध तौर पर बने शौचालय भी ध्वस्त कर दिए गए। बीते दिनों जोलीकोट में अवैध मदरसे की शिकायत के बाद छापेमारी हुई थी, जिसके बाद 24 बच्चे गंभीर स्थिति में मिले थे। इन बच्चों में कई बीमारियां थी, इन्हें गंदा पानी पिलाया जा रहा था, वहीं इनके रहने खाने का इंतजाम भी बहुत खराब था, जिसके बाद इन्हें नोटिस जारी किया गया। लेकिन नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर आज मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया। और इस मदरसे में पिछले कुछ समय से जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की सूचनाएं मिली थी, जब मामला संज्ञान में आया था उसकी पूरी तस्दीक की गई, पूरी जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल में ये पाया गया कि इसका जो मदरसा वाला भाग बना हुआ है ये एक अवैध स्ट्रक्चर है और इस संबंध में इनको विधिवत नोटिस भी जारी किए गए कि अपना पक्ष प्रस्तुत करें। इनका पक्ष भी प्रस्तुत किया गया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके पश्चात हमने इसको डिमोलिशन करने का निर्णय लिया था। शत्रु संपत्ति घोषित होने के बाद देहरादून के काबुल हाउस को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आज खाली करवाया गया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स और प्रशासन के लोग यहां पर पहुंचे, जिनमें कई घरों के सामान को बाहर फेंका गया। घरों पर सीलिंग की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई। कई परिवार कई सालों से यहां पर रह रहे थे, लेकिन सभी को खाली करवा दिया गया। काबुल हाउस को साल 1879 में राजा मोहम्मद याकूब खान ने बनवाया था। उनके वंशज बंटवारे के दौरान पाकिस्तान चले गए, जिसके बाद से ही काबुल हाउस पर कई लोगों ने गलत तरीके से दस्तावेज तैयार कर अपना दावा जताया। लंबे समय से काबुल हाउस में 16 परिवार रह रहे थे। बीते 40 सालों से काबुल हाउस का मामला डीएम कोर्ट में अटका हुआ था, जिस पर फैसला सुनाते हुए डीएम ने काबुल हाउस को शत्रु संपत्ति घोषित किया और उसमें रहने वाले लोगों को खाली करने का नोटिस दिया गया। मेरे सास ससुर है, मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और आदमी मेरे सिर पे है नहीं। और अभी ये स्थिति आप देख ही रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे अब। मेरे ससुर भी लाचार है पैर से। अब बस थोड़ा सा हमें सरकार से यही कि हमें थोड़ा न्याय करे हमारे साथ।
सर हमें यहाँ रहते हुए 100 साल करीब हो गए, दादा परदादा हमारे यहीं गुजर गए सब, ठीक है। और हमें यहाँ से बिल्कुल सामान हमारा बाहर निकाल दिया गया है और हमें एसटी ऑर्डर भी बता रहे हैं, एसटी ऑर्डर दिया था, नहीं मिला हम लोगों को, ठीक है। और हमें क्या बोलते हैं नोटिस दिए थे, वो नोटिस भी हमें टाइम से नहीं मिले यहाँ पे। ये जो घटना हुई है, अभी आपने देखा है कि बिटिया की शादी है घर के अंदर, 11 तारीख की शादी है, दिसंबर 11 तारीख की शादी है और शादी है। शादी को अब ये बिटिया, मुझे बताओ ये परिवार कहाँ जाएगा? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए, जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से एक आदेश पारित हुआ था निगरानी संपत्ति के संबंध में, जिसमें 16 परिवारों के विरुद्ध आदेश पारित हुआ था। ये 15-20 रोड है, जिसका वर्तमान नंबर जो नगर निगम का में 24 नंबर है, इस पे 16 परिवारों के विरुद्ध आदेश पारित हुआ था और इन्हें एक निर्धारित समयावधि दी गई थी कि उस अवधि में ये अपने इस अध्यासन को हटा लें अथवा इसमें जो भी विधिक कार्रवाई अपनाते हुए इनको हटाया जाएगा। उसी क्रम में हमने इनको नोटिस सर्व कराया था और निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत आज ये कार्रवाई की जाएगी। गुजरात दौरे से सीएम पुष्कर सिंह धामी लौटकर आज दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में सीएम धामी ने कहा कि गुजरात में निवेशकों का अच्छा रिस्पांस मिला है। गुजरात के कई सेक्टर के लोग उत्तराखंड में पहले से ही काम कर रहे हैं और उसे बढ़ाने की भी बात की है। इस वक्त 1 लाख करोड़ से ज्यादा का करार हुआ है। टूरिज्म, फार्मा, एग्री के क्षेत्र में कई करार हुए हैं। चूँकि उत्तराखंड के साथ उनका पहले से ही एक संबंध है, बहुत आना जाना है, 4 धाम यात्रा हो, हरिद्वार, ऋषिकेश हो या उत्तराखंड का मानसखंड हो, केदारखंड हो, हर क्षेत्र में लोगों की आवाजाही है। और जो इंडस्ट्री का सेक्टर है, इंडस्ट्री के सेक्टर में पहले से भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और अनेकों क्षेत्रों में उनका पहले से निवेश भी है। उसमें से उन्होंने अपने निवेश को बढ़ाने के लिए भी जो है अपने प्रस्ताव दिए हैं। लगभग 24,000 करोड़ से अधिक के अभी निवेशों पर करार हुए हैं वहाँ पर, और सब मिलाकर अभी अब हमारा 1 लाख करोड़ के लगभग निवेशों पर करार हो चुका है। इससे पहले गुजरात दौरे पर सीएम धामी ने गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की थी और उन्हें बाबा केदार का स्मृति चित्र भेंट किया था। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंडियों की मांग पर अहमदाबाद में उत्तराखंड भवन बनाए जाने के लिए सहयोग देने का अनुरोध भी किया और भूपेंद्र पटेल देवभूमि उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित किया उन्हें। देहरादून में जल्द ही नई और मॉडर्न मंडी बनाई जाएगी ताकि किसानों को सब्जी, फल, अनाज बेचने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। मैक्सिको दौरे से लौटकर ये बात कृषि मंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि मंडी के लिए जल्द ही जमीन तलाशी जाएगी जिसमें साफ सफाई के साथ ही सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। कृषि मंत्री ने कहा कि जरूरी है कि मंडियों में साफ सफाई रखी जाए ताकि किसानों और खरीदारों को कोई दिक्कत न हो। जैसे ही हमें जमीन उपलब्ध होगी इस दिशा में काम किया जाए। कैसी मंडियों से क्या एडवांस? नहीं, देखिए उसमें एक ही मंडी के अंदर सारी सुविधाएं वहां पर होंगी। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। पहाड़ टॉप 10 में डालते हैं। हरिद्वार में कृषि महोत्सव की शुरुआत। इस दौरान 8 रथों को गांव के लिए रवाना किया गया। सांसद निशंक रहे मौजूद। नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा कि देहरादून स्मार्ट सिटी पर कितना बजट खर्च हुआ, क्या दून वैली मास्टर प्लान के तहत यह काम हुआ। राज्य के 16,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में संचालिका के पैसों की जांच होगी और दून में हुए खुलासे के बाद सभी रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। छात्र संघ चुनाव के प्रचार को लेकर देहरादून में गढ़वाली में नारेबाजी हो रही है। साथ ही स्थानीय भाषा में ही मैनिफेस्टो रखे जा रहे हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के नैनीताल कैंपस में चुनाव प्रचार जोर शोर से। कई निर्दलीय उम्मीदवार बड़े संगठनों के उम्मीदवारों को टक्कर दे रहे हैं। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में अचानक सीवर लाइन लीकेज, जिसकी वजह से गंदा पानी मंदिर के पैदल मार्ग पर फैल गया।
अल्मोड़ा के लमगड़ा इलाके में एक शख्स से 1 किलो से ज्यादा की चरस बरामद की गई। तस्कर चरस बेचने के लिए हल्द्वानी जा रहा था। रामनगर कॉर्बेट पार्क में लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन यहां एक पार्किंग तक मौजूद नहीं। जिला प्रशासन पार्किंग के लिए जगह तलाश रहा। केदारनाथ धाम में इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे। धीरे धीरे अब धाम में ठंड भी बढ़ने लगी है। इस बार अभी तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बागेश्वर में उद्यान विभाग की योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही। 3 हेक्टेयर जमीन पर गेंदे का फूल उगाया जा रहा। 1.5 से 2 लाख की आमदनी कर रहे किसान। लोकसभा चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन कांग्रेस में दावेदारों की लिस्ट लगातार बढ़ रही है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट में तो ऐसे ही हालात बनते दिख रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर एमपी का चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। अब तो नेता प्रतिपक्ष और कद्दावर कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने ही अपनी इच्छा जग जाहिर कर दी है। नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी हवाई कमान के निर्देशों का अनुपालन करूंगा और मुझे मालूम है कि हमारे कई साथी चाहे नैनीताल जनपद के हों, हमारे उधम सिंह नगर के कई हमारे साथियों ने कार्यकर्ताओं ने लगातार मुझसे कहा है कि आप नैनीताल संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ें। दरअसल नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से दावेदारी का मजबूत आधार है, क्योंकि वो बाजपुर से विधायक है और यूपी के दौर से अब तक खाटिमा से लेकर लोकसभा के अंतिम छोर बेताल घाट तक से विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी सब पर भारी है। कांग्रेस नेता कई नेताओं की एक लोकसभा सीट से दावेदारी को पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र करार दे रहे हैं। देखिए, भुवन कापड़ी जी भी कह रहे हैं, आदेश चौहान जी भी कह रहे हैं, कांग्रेस में ये पार्टी की आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। हर व्यक्ति को अपना आवेदन करने की पूरी इसमें आजादी है और हाई कमान का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। जाहिर है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से पहले खुद युवा विधायक सुमित हृदय, भुवन कापड़ी, आदेश चौहान और प्रवक्ता दीपक बलयूतिया चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। यही नहीं, पूर्व सांसद महेंद्र पाल भी अपना दावा जता चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस में 1 अनार और 100 बीमार वाली कहावत फिट बैठती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। भारत में महिलाओं को बराबरी के भले ही कई अधिकार मिले हों, बावजूद इसके मंदिरों में पुजारी का जिम्मा अब तक महिलाओं को नहीं मिला था। लेकिन पिथौरागढ़ के श्री कृष्ण मंदिर में पहली बार महिलाओं को पुजारी की जिम्मेदारी दी गई। इस फैसले को धार्मिक बराबरी के नजरिए से देखा जा रहा है और इसे ऐतिहासिक कहा जा रहा है। उत्तराखंड में हजारों मंदिर हैं, लेकिन इन मंदिरों का जिम्मा महिलाओं को मिलना तो दूर, कई मंदिरों में खास दिनों में उनका प्रवेश तक वर्जित है। लेकिन सदियों से चली आ रही इन गलत परंपराओं को सिकड़ानी में बने श्री कृष्ण मंदिर में तोड़ा गया है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पीताम्बर अवस्थी ने जहां खुद के प्रयासों से इन मंदिर को बनाया है, वहीं इस मंदिर में पुजारी का जिम्मा 2 महिलाओं को दिया गया है। श्री कृष्ण मंदिर में महिलाओं को पूरे विधि विधान के साथ पुजारी बनाया गया। पेशे से टीचर रहे पीताम्बर अवस्थी पहले भी नशा मुक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। अन्य क्षेत्रों में भी महिलाएं काफी आगे बढ़ी हुई हैं और जो धार्मिक क्षेत्र में महिलाओं को पुजारी का दायित्व सौंपा जाएगा, तो धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ जो महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच है वो दूर होगी और समाज में एक नई क्रांति आएगी। मंदिर कमेटी की ये पहल जहां मंदिरों में महिलाओं को धार्मिक कार्यों में बराबरी का हक दे रही है, वहीं सदियों से चली आ रही रूढ़ियों को भी तोड़ रही है। साथ ही यहाँ हर धर्म को मानने वालों को प्रवेश की इजाजत भी है। अब चौतरफा इसकी तारीफ हो रही है कि अगर हम वैदिक युग में जाएं, उस समय अपाला और गार्गी सारे हवन यज्ञ किया करती थी, तो बीच में ये चीजें प्रथा से हट गई। हमारे मन में विचार आया कि महिलाओं की बराबर की भागीदारी मिले, इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि यहाँ पर महिला पुजारी नियुक्त की जाए। जो ये महिलाओं को पहली बार मंदिरों में पुजारी का दायित्व मिला है, इसके लिए महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा गौरव की बात है,
क्योंकि आज तक हमने न सुना न देखा कि महिलाएं किसी भी मंदिर में पुजारी हैं। और जो ये मंदिर के संस्थापक है ना अवस्थी जी, उनकी सोच जो महिलाओं के प्रति है, वो सोचते हैं कि महिलाएं पुरुषों की मतलब बराबरी करें। भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में महिलाओं और पुरुषों के अधिकार में काफी अंतर रहा है। साथ ही इस अंतर को दूर करने के लिए दुनिया भर में हजारों सामाजिक आंदोलन भी चलाए गए, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में रूढ़ियों ने अभी भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया है। ऐसे में इस पहल को क्रांतिकारी पहल कहा जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इधर विकास नगर के हरबर्टपुर क्षेत्र में जगह जगह किराए के मेडिकल गोदाम खोले गए हैं, जहां हिमाचल प्रदेश से दवाइयां लाकर रखी जा रही हैं। कई गोदामों के बाहर बोर्ड तक नहीं और ना ही मानक के अनुसार गोदाम के अंदर फार्मेसी फ्रिज रखे हुए हैं। पहले भी ड्रग्स कंट्रोल विभाग की ओर से और विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की थी, जिस दौरान करोड़ों की एक्सपायर्ड दवाइयां मिली थी। गोदामों में कुछ दवाइयां ऐसी भी थी जो कि प्रतिबंधित थी। ड्रग्स इंस्पेक्टर का कहना है कि जल्द ही फिर से छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी। अभी पिछले कुछ दिनों हमने यहाँ पे एक ड्राइव चला करके पचवदन क्षेत्र में भी काफ़ी दुकानों पे कार्रवाई की है। तो इस तरीके के जो गोदाम हैं वो हमारे संज्ञान में नहीं आ पाए हैं उस दौरान। अभी संज्ञान में आया है तो इसमें हम और सघन चेकिंग अभियान चलाएंगे दोबारा से। चलिए यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है और इसकी बड़ी वजह है देश के 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फिर कहा है कि जल्द ही यूसीसी लागू किया जाएगा। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगुवाई करने वाला पहला राज्य है। ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्ट भी तैयार कर चुकी है, जो कि खुद कमेटी ने कहा, लेकिन इसके बावजूद इसी सितंबर में कमेटी ने जनवरी 2024 तक 4 महीने का और समय मांग लिया। इधर मंगलवार को अपने यूपी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कहा कि ड्राफ्ट मिलते ही सरकार यूसीसी लागू करने के लिए आगे बढ़ेगी। हमने चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि अगर हमारी नई सरकार का गठन होता है तो नई सरकार का गठन होते ही हम सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन करेंगे, उस कानून को उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। अभी मैंने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर मोहर लगाई है और हम बहुत जल्दी, जैसे ही हमको संकलन जो कमेटी है उसने कर लिया है, वो संकलन हमको प्राप्त हो जाएगा तो हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। यूसीसी के इस ड्राफ्ट पर केंद्र सरकार से लेकर देश भर के लोगों की नजरें टिकी हुई है। हालांकि जानकार कहते हैं कि 5 राज्यों में अभी चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में चुनावी शोर शराबे के बीच सरकार इसे कुछ समय के लिए अभी टाल सकती है, जबकि बीजेपी संगठन का साफ कहना है कि चुनाव से यूसीसी का लेना देना नहीं है। चुनाव परिणाम से कोई विषय नहीं है। जो चीज जो ड्राफ्ट बनकर तैयार है वो कभी भी जनता के सम्मुख होगा। इससे चुनाव से को देखते हुए इस पर विचार कभी नहीं किया गया, न ऐसा सोच के यूसीसी का गठन करने का विचार है। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आएंगे, लिहाजा दिसंबर में यूसीसी को लेकर हलचल बढ़ सकती है और 27 जनवरी को कमेटी का कार्यकाल भी खत्म होगा। लिहाजा अब यूसीसी के लिए सभी की नजर अगले 2 महीनों पर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। इधर जिलों से लेकर ब्लॉक तक कांग्रेस बूथ के कार्यकर्ताओं से बात करेगी ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ता को एक्टिव और कनेक्ट किया जा सके। कांग्रेस का प्लान एक वोटर तक पहुंचने का है। इसके लिए बड़े सम्मेलनों से इनकार किया है तो छोटी मीटिंग्स को तरजीह दी जा रही है। दो लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी कांग्रेस एक और चुनाव चूकना नहीं चाहती। कांग्रेस जानती है कि मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ है, लेकिन कांग्रेस हार नहीं मानना चाहती। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ग्राउंड पर काउंटर करने के लिए कांग्रेस इस बार बड़ी मीटिंग और सम्मेलन से बचना चाहती है, बल्कि इसके ठीक उलट।
कांग्रेस पहले जिले से लेकर ब्लॉक लेवल तक सम्मेलन करना चाहती है ताकि बूथ पर वोटर तक बात पहुंच सके और चुनाव से पहले वोटर से कनेक्ट बने। कांग्रेस का फिलहाल टारगेट बूथ, पन्ना और शक्ति केंद्र पर बीजेपी को काउंटर करने का है। किस किस तरीके से हम चुनाव को जीत सकते हैं, क्या हमारे इश्यूज होंगे, लोकल इश्यूज क्या हमने टच करना है किस एरिया में, और कौन से हमारे राष्ट्रीय इश्यूज है जिनको हमको टच करना है, उन सभी विषय में वहाँ के लोकल लोगों से चर्चा हो रही है। क्योंकि देहरादून में जब हम मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें सब लोग भागीदारी नहीं कर पाते। तो अभी ये जिले स्तर पर हमने दिसंबर तक इसको पूरा फाइनल करना है। कांग्रेस समझ चुकी है कि बड़ी बैठकें अब कारगर नहीं रही, इसीलिए पार्टी का फोकस बड़े नेताओं को साथ जोड़कर राज्य में छोटी छोटी मीटिंग और सम्मेलन करने का है। पर इस प्लान के साथ बीजेपी कांग्रेस को कितना काउंटर कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। जिस प्रकार के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से आयोजित करने जा रही है, चाहे बूथ स्तर हो, चाहे शक्ति केंद्र हो, चाहे मंडल स्तर हो, उसी की राह पर आज कांग्रेस उसकी नकल कर रही है। तो मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो कर ले। उत्तराखंड में कांग्रेस 2014 के बाद एक जीत के लिए तरस रही है और 2024 में इसी रिकॉर्ड को कांग्रेस ठीक करना चाहती है। पर देखना होगा कि छोटी मीटिंग और सम्मेलन कांग्रेस की राह कितनी आसान कर पाते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।